नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। क्या कोई माँ इतनी क्रूर हो सकती है कि अपने अबोध बच्चे का कत्ल कर डाले, या कोई माँ किसी विशाल मनोवैज्ञानिक दबाव में थी कि उसने ऐसा अपराध कर दिया, वो मजबूर थी। उसके तलाक के मुकदमे ने क्या उससे ऐसा करने को मजबूर किया? क्या है गोवा का केस जहां बेंगलुरु के रहने वाली एक टेक एक्सपर्ट और स्टार्टअप फाउंडर ने अपने बेटे का कथित तौर पर मर्डर कर दिया और लाश को ढोते हुए अपने घर बुझा रही थी? पुलिस ने कैसे उसे पकड़ा, बैक स्टोरी क्या है? आज के शो में इन सारे सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात करेंगे भारत बनाम मालदीव विवाद की। कैसे इस विवाद में एक हवाई अड्डे, इजराइल के पानी वाले प्लांट और राजनीति की एंट्री हो गई है, और कैसे मुक्तापूर्ण तरीके से एक पत्रकार को ऑनलाइन ट्रोल्स का शिकार होना पड़ा। लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात प्रधानमंत्री मोदी की हिदायत की। यूपी के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 2 सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सारी तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी करने में प्रशासन जुटा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी राम मंदिर अयोध्या को लेकर काफ़ी कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल बीते शुक्रवार यानी 5 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंत्रियों को सचेत किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आस्था दिखाएं, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू भी रखें। अग्रेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को किसी भी तरह के बयानबाजी से बचने की सलाह दे दी। मोदी ने अपने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरी तरह से सतर्क रहने को भी कहा, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। 12 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश के विशिष्ट लोगों को इनवाइट कर दिया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने अपने इलाके के लोगों को 22 जनवरी के बाद ही रामलला के दर्शन करवाने ले जाएं। अगली सुर्खी में मायावती की बात होगी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई है। उन्होंने एक लंबा ट्विटर थ्रेड लिखकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। यूपी की पूर्व सीएम ने अपने इस ट्वीट में सपा को दलित विरोधी पार्टी बता दिया है। इसके साथ उन्होंने लिखा कि सपा से उन्हें जान का खतरा है। इसी के साथ ही मायावती ने साल 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। वही गेस्ट हाउस कांड जिसके बाद सपा और बसपा के रिश्तों में खटास आ गई थी। वही यूँ था कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार चलती थी। 1 जून 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भनक लगी कि मायावती गठबंधन से अलग हो सकती है। मुलायम सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वो चुनाव की तैयारी करें। वहीं दूसरी तरफ बहन जी सपा कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ के गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही थी। बहन जी कहा जाता था, मायावती को कहा जाता है, अभी भी कुछ लोग कहते हैं समर्थक। इसी बीच सपा के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ गेस्ट हाउस पर हमला किया, बल्कि बसपा विधायकों के साथ मारपीट भी की। मायावती ने बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। तब मायावती ने ट्विटर थ्रेड में अपने लिखा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ ज़बरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए वो इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। ये सब उनके थ्रेड का मटेरियल है। मायावती के इस पोस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि मायावती की सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। ये आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है इस पर। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कुछ लोगों का ट्विटर पढ़ना ही छोड़ दिया है। अगली सुर्खी में बात इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खबरों की। दरअसल 8 जनवरी से 9 जनवरी के बीच कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच मीटिंग्स हुई हैं। खबरों के मुताबिक ये मीटिंग्स आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सीट शेयरिंग को लेकर हैं। सबसे पहले 8 जनवरी की बात, इस दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मीटिंग हुई ताकि दिल्ली और पंजाब में सीटों का बंटवारा हो सके। खबर आई कि पंजाब में स्थिति साफ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए देगी। इसके बदले उन्होंने कांग्रेस से गुजरात, हरियाणा और गोवा में सीट्स की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 1, हरियाणा में 3 और गोवा में 1 सीट की मांग की है। इसके बाद आई 9 जनवरी, इस दिन कांग्रेस की समाजवादी पार्टी से मीटिंग हुई जिसमें यूपी में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मीटिंग हुई। फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई। इस मीटिंग में क्या हुआ, सुनिए इंडिया टुडे की पत्रकार मौसमी सिंह से। हमें पता चला है कि दिल्ली को लेके आम आदमी पार्टी ने शुरुआती प्रस्ताव रखा है कि 3 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार है। हालांकि ये प्राथमिक तौर पे बातचीत का दौर है तो फाइनल नहीं माना जा सकता, लेकिन गोवा में 1 सीट और अगर आप उधर जाए तो हरियाणा में 3 सीट आम आदमी पार्टी चाहती है कि अगर हम दिल्ली में बड़ा दिल दिखा रहे हैं तो गोवा में, हरियाणा में और गुजरात में 1 सीट की मांग आम आदमी पार्टी ने अपने तरफ से रखी है। तो उसमें भी आतिशी और संदीप पाठक दोनों लोग शामिल थे बैठक में। अगर आप देखें महाराष्ट्र में भी तो यहाँ पे एनसीपी के नेता आ रहे हैं, संजय राउत आ रहे हैं, जितेन आव्हाड को भेजा गया है एनसीपी की तरफ से, और बातचीत होगी तो नाना पटोले जो राज्य इकाई है कांग्रेस की, नाना पटोले, अशोक चव्हाण, ये लोग भी जुड़े हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस को लगता है 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के भीतर जनवरी तक जो है इस पूरी सीट शेयरिंग का जो पूरा निस्तारण है, एक फॉर्मूला, ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो पार्टी चीफ्स है और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आमने सामने बैठकर इस पर मुहर लगा देंगे। अगली सुर्खी में बात गुजरात की। गुजरात में आयोजन किया गया है वाइब्रेंट गुजरात समिट का। इस सालाना होने वाला एक जलसा है जिसमें देश दुनिया के निवेशक गुजरात में निवेश के रास्ते तलाशते हैं। इस साल सम्मेलन में 34 भागीदार देश हैं और 16 भागीदार संगठन हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री मोदी 8 जनवरी की रात अहमदाबाद पहुंचे, जहां गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उन्होंने अहमदाबाद पहुंचकर ट्वीट भी किया कि थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचा हूं। अगले 2 दिनों तक वाइब्रेंट गुजरात समिट और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। ये बेहद खुशी की बात है कि दुनिया भर के कई नेता इस समिट में शामिल होंगे। मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद का आना बहुत ख़ास बात है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के साथ मेरा बहुत करीबी जुड़ाव रहा है और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इस मंच ने गुजरात के विकास में कैसे योगदान दिया है, साथ ही कई लोगों के लिए अवसर पैदा किए हैं। ध्यान दिया आपने, पीएम मोदी ने मोहम्मद बिन जायद का जिक्र कर दिया। कौन है जायद? वो हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के राष्ट्रपति। आज जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जायद का विमान उतरा तो प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर स्वयं मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक रोड शो किया और रोड शो खत्म होने के बाद शाम 7 बजे गांधीनगर स्थित होटल लीला में UAE के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता और डिनर का आयोजन हुआ। सुर्खियां समाप्त हुई, अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर। आज की बड़ी खबर में पहले बात गोवा के एक मर्डर केस की। एक माँ अपने 4 साल के बेटे के साथ गोवा के एक होटल में दाखिल हुई और जब बाहर आई तो बेटा साथ में नहीं था। माँ ने होटल के कमरे में अपने ही बेटे की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश लेकर अपने शहर बेंगलोर जा रही थी, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया और फिर सामने आई हत्या की खौफनाक कहानी। इस खबर को विस्तार में जानने के लिए हमें इस कहानी के केंद्रीय किरदार को समझना होगा और वो केंद्रीय किरदार है इस केस की मुख्य आरोपी सूचना सेठ का। उम्र 39 साल है, रहने वाली कर्नाटक के बेंगलुरु की हैं। सूचना एक डेटा एक्सपर्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक्सपर्ट भी। वो AI के क्षेत्र में कंसल्टेंसी देने वाली एक कंपनी माइंडफुल AI लैब नाम की एक कंपनी के फाउंडर हैं और CEO भी हैं। मिलजुलाकर उनको 12 साल का एक्सपीरियंस है। गोवा के कंडोलम में एक इलाका है जिसके कहते हैं कलंगुट। बड़े सुंदर बीचेस हैं यहाँ, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग जाते भी हैं। यहाँ एक होटल है और यहाँ 6 जनवरी के दिन सूचना अपने
4 साल के बेटे के साथ आई। होटल में उन्होंने चेक इन किया और कमरे में चली गई। सूचना के वापस जाने का दिन मुकर्रर था 8 जनवरी। 6 तारीख से 8 तारीख के बीच क्या हुआ अभी तक किसी को साफ नहीं पता था, लेकिन 8 तारीख को सूचना ने होटल के स्टाफ के सामने एक अजीब सी मांग रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें गोवा से बेंगलुरु तक जाने के लिए टैक्सी चाहिए। होटल वालों को ये बात अटपटी लगी, क्योंकि गोवा से बेंगलोर की दूरी लगभग 560 किलोमीटर है और दोनों शहरों के बीच फ्लाइट भी लगातार चलती रहती हैं। होटल वालों ने सूचना से कहा कि फ्लाइट से जाना आसान और सस्ता रहेगा, लेकिन सूचना ने मना किया और टैक्सी के लिए जिद की। टैक्सी फिर अरेंज कर भी दी गई। खबरों के मुताबिक सूचना अपने होटल रूम से चेकआउट करने आई, लेकिन इस बार वो अकेले थी, उनके साथ उनका बेटा नहीं था। होटल वालों ने पूछा कि बच्चा कहाँ गया, तो सूचना ने कहा कि वो तो बच्चे के साथ आई ही नहीं थी, वो तो अकेले आई थी। इसके बाद वो अपना बैग लेकर टैक्सी में बैठ गई। इस बार उनके साथ एक बैग एक्स्ट्रा था जिसका वजन भी काफ़ी था और सूचना इस तरह होटल से रवाना होती है। इधर होटल का स्टाफ उस कमरे में सफाई करने गया जहाँ सूचना रुकी थी। कमरे में इस सफाई करने गई टीम को खून के कुछ धब्बे नजर आते हैं। टीम ने सूचना से कांटेक्ट किया, फ़ोन सूचना ने लिया नहीं। फिर पुलिस को कांटेक्ट किया गया और पुलिस होटल पहुंचती। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक की गई और तब कंफर्म हुआ कि सूचना अपने बच्चे के साथ ही आई थी, लेकिन बच्चे के बिना गई। इसके बाद पुलिस ने टैक्सी के ड्राइवर से संपर्क किया। ड्राइवर के जरिए सूचना से बात की, बच्चे के बारे में पूछा तो सूचना ने कहा कि उनका बच्चा उनके एक दोस्त के घर पर है। सूचना झूठ बोल रही थी। उसने एक पता दिया और वो पता भी पुलिस की रेकी में झूठा ही निकला। फिर पुलिस ने एक बार फिर से ड्राइवर को फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार पुलिस ने एक चालाकी की। ड्राइवर से हिंदी या अंग्रेज़ी में बात करने के बजाय कोंकणी में बात की और कहा कि गाड़ी को पुलिस स्टेशन में लगा दो, जो भी नियरेस्ट दिखता है। पुलिस ने हिदायत दी कि सूचना को भनक नहीं लगनी चाहिए। गाड़ी इस समय तक कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में दाखिल हो गई थी। इधर टैक्सी सड़क पर दौड़ी जा रही थी और तभी ड्राइवर को दिखा अयमलंगा पुलिस थाना। ड्राइवर ने पुलिस थाने में गाड़ी घुसा दी। पुलिस ने गाड़ी को घेर कर तलाशी ली। सूचना के बैग से उसके 4 साल के बेटे की लाश बरामद हुई। पुलिस ने पूछताछ की। सूचना ने अपने बेटे के कत्ल की बात स्वीकार कर ली। इस केस की जांच कर रही गोवा पुलिस ने इस केस पर क्या कुछ बताया, अब आप वो सुनिए। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया 302, 201 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, आयमंगला पुलिस स्टेशन में। तो वहां से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहां पे अरेस्ट किया, वहां पे कोर्ट में पेश किया। कत्ल, शुरुआती जांच और पुलिस के एक्शन के बारे में हमने बात की कुछ पत्रकारों से। उनकी राय क्या थी, उन्होंने क्या सूचना दी, आप वो सुनिए। कर्नाटका पहुंचने के बाद चित्रकूट के आईमंगला पुलिस स्टेशन में वहां पे वो गाड़ी उन्होंने गोवा पुलिस ने बताया कि आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में गाड़ी लेके जाओ। जब नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेके गए तो पुलिस ने गाड़ी के साथ औरत को हिरासत में ले लिया और पूछा कि आपका बच्चा किधर है। तो वो टेढ़े आंसर देने लगी। तब जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो डिक्की खोल के देखा, तो डिक्की खोलने के बाद उनके जो बच्चे का जो डेथ बॉडी थी वो मिली। तो बाद में पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। अब गोवा पुलिस की एक टीम कल दोपहर को यहाँ से निकल गई थी। एक अपराध की आहट हुई, पुलिस को सूचना दी गई, आरोपी को पकड़ भी लिया गया। लेकिन इस पूरी क्राइम स्टोरी में एक एंगल अभी तक मिसिंग था, क्राइम का मोटिव। कोई भी अपराध किया जाता है तो अमूमन उसके पीछे कोई वजह होती है। इस केस में तो वजह की और दरकार थी, क्योंकि एक मां ने अपने अबोध बेटे का कथित तौर पर कत्ल कर दिया और वजह सामने आई सूचना का डाइवोर्स केस। खबरों के मुताबिक सूचना ने साल 2019 में अपने बेटे को जन्म दिया। अगले ही साल यानी 2020 में सूचना और उनके पति के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों ने कुछ ही दिनों में एक दूसरे से तलाक भी ले लिया। लेकिन तलाक में कोर्ट ने पिता को विजिटेशन राइट्स दिए, यानी हफ्ते में एक दिन पिता अपने बेटे से मिल सकता था। खबरें बताती हैं कि सूचना इस कंडीशन से खुश नहीं थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ गोवा चली आई थी। इसके बाद आई जानकारियां और खौफनाक हैं। पत्रकार बताते हैं कि सूचना ने सोचा कि इसके पहले उसका एक्स हस्बैंड अपने बेटे से मिले, वो बेटे को ही ख़त्म कर देगी, और अंततः सूचना ने ऐसा किया भी। सुनिए पत्रकारों को जो क्राइम के मोटिव और तरीके पर और प्रकाश डाल रहे हैं। डीजीपी गोवा ने यही बताया है कि डीजीपी गोवा ने कहा, देखिए हीनियस क्राइम तो है, लेकिन ये एक
मतलब ह्यूमन डिजास्टर भी है। देखिए शिक्षित है, ऐसा नहीं कि अशिक्षित महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छी खासी मतलब हैसियत है, टॉप 100 महिलाओं में अच्छा रसूख है, और सब कुछ पैसा है, दौलत है, शोहरत है, उसके बावजूद भी इस तरह का हीनियस क्राइम कर देना, अपने ही बच्चे का कत्ल कर देना, वो भी सिर्फ इसलिए कि कोर्ट का आदेश है। अमूमन इस तरह के तलाक के कई केसेस हैं जिसमें पति पत्नी अलग रहते हैं, और चाहे पिता की बात की जाए वो एक सर्टेन टाइम पर बच्चों से मिलते हैं, या माँ की बात की जाए वो सर्टेन टाइम पर बच्चों से मिलते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन सिर्फ ये कि पति बच्चे से नहीं मिल पाए, इस वजह से बच्चे का कत्ल कर देना, अभी जो मोटिव इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में निकल करके आया वो तो काफी ज्यादा चौंकाता, और ये डीजीपी ने हमें बताया। इस पूरी घटना में एक और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और वो है पहलू मनोविज्ञान का। क्या इस घटना को महज एक क्राइम की स्टोरी की तरह देखा जाए, या इसमें मनोदशा की चर्चा भी करनी चाहिए? क्या माँ ने सचमुच अपने बच्चे का कत्ल करना चाहा और उसके लिए प्लान भी किया, या फिर ये किसी एक मोमेंट या एक झटके में क्या फैसला था जिसके परिणामों के बारे में महिला ने भी तसल्ली से नहीं सोचा होगा? हम विशेषज्ञ नहीं हैं, विशेषज्ञ हैं मनोवैज्ञानिक। उनसे सुनिए इस केस के तमाम साइकोलॉजिकल पहलुओं के बारे में। एक माँ को अपने बच्चे को सब प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार महसूस करवाया जाता है। जब ये एक माँ नहीं कर पाती तो वो दबाव में आ जाती है और वो इमोशनल बोझ के शिकार बन जाती है, और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एक फेलियर है, वो कमज़ोर है, और बहुत हेल्पलेस और होपलेस वो महसूस करती है। शायद डिप्रेशन में चली जाती है, और अपने बच्चे को मारने का भी ख्याल उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि बहुत से बाहरी दबाव माँ के डिसीजन पर बुरा असर डाल सकते हैं। पैसे की कमी, समझ में ना आने वाली जजमेंट्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब माँ के फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। उम्मीद है कि हम इस घटना से सीख लें और समाज को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करें। इसी के साथ हम चलते हैं दिन की अगली खबर की ओर। बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में बात भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद की। जो विवाद चल रहा है वो हमने कई खबरों के माध्यम से आपको बताया है। अब आगे की बात बताते हैं। 9 जनवरी को सुबह आई खबरों के मुताबिक अब मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की गई है, और ये बीड़ा उठाया वहां की विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली अजीम ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, हम डेमोक्रेट्स देश की विदेश नीति को मजबूत बनाए रखने और किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग होने से रोकने के लिए समर्पित हैं। क्या आप राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को सत्ता से हटाने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या एमडीपी सेक्रेटेरिएट नो कॉन्फिडेंस वोटिंग यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान शुरू करने को तैयार है? खबरों के मुताबिक मालदीव में जल्द ही इस दिशा में एक प्रस्ताव लाया जा सकता है कि क्या मुइज़्ज़ू को सत्ता से हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा मालदीव से आए एक इंटरव्यू पर भी चर्चा हो रही। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने भी एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में भारत के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ विवाद राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने कहा कि हम एक छोटे से देश हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। भारत हमारा दोस्त है, हमारे लिए भारत 911 कॉल की तरह है, हम कॉल करते हैं और वो मदद के लिए आते भी हैं। उन्होंने और क्या कहा, आप सुनिए। I think, it is short-sightedness on the part of the present administration to see things like that. We are a small country who are friends with all, but we cannot deny that we share borders with India, we share similar security concerns. India has always helped us. They have been helping us even in the defense sector with capacity building, providing us with equipment, trying to make us more self-sufficient. We are like-minded in our quest for democracy, human rights, respect for human rights and things like this. So it's a very short-sightedness on the part of the present government. अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजियां ही नहीं हुई, आज इस बहस में देश के और नेता भी कूदे, हर धड़े ने एक दूसरे पर वार किए। सुनिए क्या क्या जुबानी तीर चलाए गए। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है।
क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चीनी फौजों की अतिक्रमण हर क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ मालदीव, ये मालदीव के साथ हमारे दशकों पुरानी जो रिश्ता उसमें भी दरार पैदा होते जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहे हैं जब मालदीव के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, बजाय जा रहे हैं चीन, और चीन धीरे धीरे मालदीव में भी अपना पैर जमा रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़े चिंता की मुद्दा है। आप चाहे पहाड़ों को चुने, चाहे समुद्र के किनारों को चुने, चाहे वन क्षेत्रों को चुने या फिर बेहतरीन होटलों को चुने, आपके पास जब भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं तो उसका आनंद लें और भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करें ताकि भारतीयों का व्यापार बढ़े और भारतीय ही अपने भारत के विकास में सहयोगी। लेकिन जब ये सारी बयानबाजी और डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही थी उस समय भारत सरकार का एक प्लान सामने आया। इंडिया टुडे में प्रकाशित मंजीत नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर एक नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। यह आइलैंड लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप है, यानी इस आइलैंड से आप दक्षिण की दिशा में बढ़ेंगे तो आपको फिर भारत का कोई भूभाग नहीं दिखता है। वेस्टर्न सी बोर्ड पे कुछ ही दूरी पर मालदीव की समुद्री सीमा लग जाती है और फिर मालदीव के द्वीप भी दिखना शुरू हो जाते हैं। अब इस आइलैंड पर सरकार जिस एयरपोर्ट का निर्माण करेगी वो दो इस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक ही एयर स्ट्रिप से कमर्शियल जहाज़ भी उड़ान भर सकेंगे और नौसेना के भी। और इस एयरपोर्ट पर एयरफील्ड का संचालन सिविल एविएशन के बजाय वायुसेना या नौसेना करेगी। खबर के मुताबिक सबसे पहले भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस आइलैंड पर एक एयर स्ट्रिप का प्रपोजल तैयार किया था, लेकिन प्रपोजल में ये एयर स्ट्रिप महज वायुसेना के उपयोग तक ही महदूद रखी गई। भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने इस प्लान में कमर्शियल यानी यात्री हवाई जहाज़ों को भी शामिल कर लिया। बता दें कि लक्षद्वीप के पास फिलहाल एक ही एयर स्ट्रिप है जो अगाती आइलैंड पर है, लेकिन इस एयर स्ट्रिप के कमर्शियल उपयोग पर पाबंदी है। सिर्फ सैन्य जहाज ही यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, यहाँ लैंड कर सकते हैं। नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के विजिट के बाद अब ये जानकारी सामने आ रहा है कि मिलिट्री के जो प्रपोजल थे, बहुत साल पहले के प्रपोजल थे, वो रिवाइव हो चुके हैं और एक केस जो था सरकार के सामने वो एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ वायुसेना लेकिन नौसेना के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मिनिकॉय आइलैंड जो सबसे दक्षिण आइलैंड है लक्षद्वीप का, वहां से अगर एक एयरबेस अगर बन जाता है और एक नेवल बेस बन जाता है, वहां से नौसेना, वायुसेना, इंडियन ओशन और अरेबियन सी को लेकर बहुत एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बन जाता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग पोस्ट बन जाता है, और वहां से आप एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हो, आप शिप्स भी लॉन्च कर सकते हो, एक पावर प्रोजेक्शन पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सूत्रों के मुताबिक ये फाइल ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है। कुछ ही हफ्तों में वो पेपर वर्क शुरू हो जाएगा और कुछ सालों में शायद कार्य भी शुरू हो जाएगा मिनिकॉय आइलैंड में। इस पूरी बहस में विवाद का एक सिरा इजराइल तक भी जाता है। ध्यान दीजिए कि ये सारा विवाद तब शुरू हुआ था जब मालदीव सरकार में युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उपमंत्री मरियम शिवना के पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी वो जो थी वो प्रकाश में आ गई। उन्होंने पीएम मोदी को जोकर और इजराइल की कठपुतली कह दिया था। भारत में जो हुआ वो तो हम जानते ही हैं। इजराइल ने इन टिप्पणियों को गंभीरता से लिया है और कहा है कि वो लक्षद्वीप में अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार है। ये प्रोजेक्ट है समुद्री पानी को साफ करने का। भारत में इजराइल के दूतावास ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें ट्वीट की और लिखा कि हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बना सकें। इजराइल इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं, उनके लिए कुछ शानदार तस्वीरें पेश कर रहे हैं। वहीं इजरायली दूतावास के एक प्रवक्ता गाय नीर ने ट्वीट करके कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं लक्षद्वीप में छुट्टियां बिता सकूं। ये तो रिएक्शन हो गए। आपको बताते हैं कि समुद्री पानी को साफ करने का ये प्रोजेक्ट है क्या। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, कई आइलैंड्स का समूह, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, और समुद्र का खारा पानी ऑब्वियसली पिया नहीं जा सकता, तो वहाँ पर पीने के साफ पानी की समस्या है। आपको ध्यान देना होगा कि साल 2017 में पीएम मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। उनकी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बीच पर टहलते हुए तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए थे।
तब दोनों नेताओं ने समुद्री पानी को साफ करने की टेक्निक पर बात की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई थी कि इजराइल इस टेक्निक को भारत को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि इजराइल दुनिया के उन कुछ चंद देशों में शामिल है जिनके पास समुद्री पानी को साफ करने की नायाब तकनीक है। तकनीक सभी के पास, इजराइल के पास बेहतर तकनीक है। जानकारों के माने तो इसी तकनीक के बल पर इजराइल ने दावा किया है कि वो लक्षद्वीप में चाहे तो आज से ही समुद्री पानी को साफ करने का काम कर सकता है। उम्मीद है कि ये केस जल्द सुलझे और सभी पक्षों के हित मारे न जाएं और हमारे देश की सुरक्षा भी अक्षुण्ण और अखंड रहे और सोशल मीडिया पर खाली बैठे लोगों में थोड़ी और समझ आए। आज के हमारे शो में इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।